नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। हम लोग लूसेंट सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज इस वीडियो में सीखेंगे अधातु और अधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, जैसे कि हैलोजन या फिर और भी जो अधातु हैं जिनके उपयोग क्या हैं, उनके हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और लूसेंट के फिजिक्स एंड बायोलॉजी का कंप्लीट वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस जो होती है मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी विषाक्तता मुख्यतः रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषक में यह सबसे हानिकारक है। वायु प्रदूषक में सबसे हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। तो CO की विषैली प्रकृति को कार्बोनिक अम्ल है समाप्त कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे CO2 का रात में पेड़ जो होते हैं वो छोड़ते हैं और दिन में जो है ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी मिश्रण रहता है। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं कह सकते हैं इसको, अधातु CO2। तो CO2 का क्या क्या उपयोग है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो इसको आग बुझाने में किया जाता है। इसके अलावा मृदु पेय पदार्थ में होता है। बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में और फिर हरितगृह प्रभाव में CO2 का उपयोग होता है। आग बुझाना, मृदु पेय, बीकर को भंडारण, सोडा वाटर, डबल रोटी, हरितगृह प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होता है। CO2 की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। ओजोन गैस, जिसका कि आणविक सूत्र O3 होता है, यह चांदी की सतह को काला कर देता है अपक्रिया करके। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान है। BVI, सड़े हुए अंडे के समान किसकी गंध है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की। यह स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड खुद जल जाती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन क्या होता है? यह किसी को भी जलने में सहायता करता है, आसानी से उसको जला देता है, परंतु हाइड्रोजन सल्फाइड खुद जलता है, किसी को जलने में सहायता नहीं करता। इसकी उपस्थिति के कारण ही पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। चूंकि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलता है, इसलिए पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। लीड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। लीड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। बोरान तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में तथा वायुयानों को हल्के सघन पदार्थों के निर्माण में होता है। तो बोरान तंतु का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में और दूसरा है वायुयान के बनाने में। बुलेट प्रूफ जैकेट और वायुयान के निर्माण में बोरान का उपयोग होता है। बोरान 10B समस्थानिक में न्यूट्रॉन अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। अतः नाभिकीय उद्योगों में धात्विक बोराइडों का उपयोग परीक्षण, कवच तथा नियंत्रण छड़ों के रूप में होता है। बोरान तंतुओं का उपयोग
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में तथा वायुयानों को हल्के सघन पदार्थों के निर्माण में होता है। बोरान तंतु का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बोरान का उपयोग, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बोरान का उपयोग तथा वायुयानों को हल्के सघन पदार्थों के निर्माण में होता है। बोरान 10 भी इसको लिखा जा सकता है, समस्थानिक है यह। इसमें न्यूट्रॉन अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है और इसलिए इसका नाभिकीय रिएक्टरों में भी इसका उपयोग होता है नियंत्रक छड़ों के रूप में। यहाँ दिया भी है कि न्यूट्रॉन अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होने के कारण नाभिकीय उद्योगों में धात्विक बोराइडों का उपयोग किया जाता है परिरक्षण कवक तथा नियंत्रक छड़ों के रूप में, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो लगातार, जैसे कि एक न्यूट्रॉन हो तो विस्फोट होकर 3 बनेंगे, फिर 3 बनाएंगे तो 9 हो जाते हैं, तो इस प्रकार वो बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है। तो वहाँ पे ना बोराइड, धात्विक बोराइड का उपयोग होता है। और धात्विक बोराइड के उपयोग से क्या होती है कि एक न्यूट्रॉन है ना, तो जब उसमें हीट जाएगा तो वो सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को उत्पादित करेगा, फिर मतलब कंट्रोल रहेगा। ये नहीं कि 1 से 3 से 9 ऐसे नहीं जाएगा। बोरिक्स या बोरिक अम्ल का मुख्य औद्योगिक उपयोग होता है उच्च ताप सह कांच जैसे पायरेक्स, ग्लास वूल व फाइबर ग्लास बनाने में। तो बोरिक्स व बोरिक अम्ल का मुख्य औद्योगिक उपयोग होता है उच्च ताप सह कांच या फिर पायरेक्स, ग्लास वूल और फाइबर ग्लास बनाने में किया जाता है। बोरिक्स का उपयोग धातुओं के टांका लगाने के लिए बोरिक्स का उपयोग किया जाता है धातुओं का टांका लगाने के लिए। इसके अलावा गालक या फ्लक्स के रूप में। फ्लक्स हम लोग पढ़े थे इसके कुछ 2-3 वीडियो पहले में, पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि फ्लक्स क्या होती है ना, जब अयस्क होता है उसमें से अशुद्धि जो होती है बाहर से मिलाई जाती है ताकि वो अयस्क से मेन जो उसका धातु है उसको निष्कर्षित किया जाए। तो जब अशुद्धि बाहर से गैंग मिला दिए जाते हैं उसके बाद जो बनता है वो होती है फ्लक्स। तो फ्लक्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उष्मा, धब्बा और खरोच प्रतिरोधी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी उपयोग होता है बोरिक्स का। औषधिकृत साबुन में घटक के रूप में होता है। बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग सामान्यतः मंद पूर्तिरोधी के रूप में होता है। तो बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है सामान्यतः मंद पूर्तिरोधी के रूप में भी होता है। नेक्स्ट है निष्क्रिय गैस या नोबल गैसेस। तो आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं, जिनमें 6 हैं हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं और यह अक्रिय गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन। इसको याद कर लेना है लाइन से, हीलियम, उसके बाद नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो जेनॉन रेडॉन तो साथ में है लास्ट वाला, और हीलियम, नियॉन, आर्गन ऐसे। पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस या इनर्ट गैसेज या फिर उत्कृष्ट गैस नोबेल गैसेस कहते हैं। इन गैसों में आर्गन एवं जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। आर्गन और जेनॉन कुछ यौगिक बनाता है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। अक्रिय गैस के खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस होती है। हीलियम जो होता है वो हल्की होती है और अज्वलनशील गैस होती है, अर्थात कि ये ज्वलन नहीं होती है, जलता नहीं है हीलियम। इसकी खोज फ्रैंकलिन और लोकियर ने की थी। वैसे तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने किया था, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी सारे गैसों की खोज रैमजे ने किया था, परंतु हीलियम की खोज फ्रैंकलिन और लोकियर ने की थी। फ्रैंकलिन और लोकियर, ठीक। इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में, मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए, ठंडे वायु वाली नाभिकीय भट्टी में फुरही द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। 5वां है कि हीलियम का उपयोग अस्पतालों में
कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। तो जो मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता, उसके साथ हीलियम भी मिला हुआ रहता है। गोताखोरों द्वारा भी अधिक गहराई में सांस के लिए हीलियम एवं ऑक्सीजन के मिश्रण का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन कम गहराई में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा गहराई में ऑक्सीजन के साथ हीलियम रहता है और कम गहराई में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है सांस लेने में। सेकंड पॉइंट है कि हवाई जहाज के टायरों में भरने में भी काम आता है हीलियम। तो हवाई जहाज का टायर में भी हीलियम को भरा जाता है, क्योंकि एक तरह से यह अक्रिय है और ज्वलनशील नहीं होता है, और इतना भी स्पीड पे तो अगर इसके जगह पे हीलियम की जगह कोई और रहता है जैसे ऑक्सीजन वगैरह तो वो जल जाती है, आग लग जाती है, परंतु हीलियम में ऐसी समस्या नहीं आती है, इसीलिए इसका इन जगहों पर उपयोग किया जाता है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि जो हीलियम होती है ना वो अक्रिय है और अक्रिय गैस अज्वलनशील होती है, तो इसलिए चूँकि वो विस्फोट नहीं करेंगी वायु के साथ मिक्सअप होकर के, तो जो गुब्बारा बनते हैं उसमें हाइड्रोजन की बजाय हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा सेफ्टी उससे बना रहेगा। नेक्स्ट है इसलिए हीलियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। नियॉन का उपयोग, तो हीलियम के बाद अक्रिय गैस नियॉन था। नियॉन का उपयोग विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों, वायुयान तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। देखिए उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम के ना, वो डेली लाइफ में क्या उपयोगिता है साइंस की, उस बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। जो रट्टा मार वाले क्वेश्चन है ना, तो वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे लोगों को अपने लाइफ, डेली लाइफ के रोजमर्रा की ज़िंदगी में या फिर मतलब उनको लाइफ में प्रयोग मिले उस चीज़ों का, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। कि नियॉन का उपयोग कहाँ होती है? नियॉन का उपयोग विसर्जन लैब में होती है, ट्यूब वायुयान के जो ट्यूब होते हैं उसमें होती है, और प्रतिदीप्ति बल्बों में होती है, जो बल्ब जलते हैं उसमें भी उपयोग होती है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनको विज्ञापन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। वायुयान के टायर में हीलियम भरा जा रहा था, वहीं विमान चालकों को संकेत देना हो तो नियॉन का उपयोग हो जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। कोहरा भी है और वायुयान को संकेत देना है तो ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है नियॉन, और इसीलिए नियॉन का उपयोग होता है। नियॉन का उपयोग बल्ब में भी होता है, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा चमकीला बनाना होता है, प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा दे। आर्गन, आर्गन की खोज रैमजे को चाहता है। तो रैमजे ने ही अक्रिय गैसों की खोज की थी, तो रैमजे को चाह रहा है हीलियम का दूसरा लोग किए थे, ठीक। वही हीलियम की खोज फ्रैंकलिन और लोकोयर ने किए थे। हीलियम का खोज फ्रैंकलिन एवं लोकोयर ने किए थे, और आर्गन का रैमजे। फ्रैंकलिन लोकोयर, फ्रैंकलिन एंड लोकोयर हीलियम का खोज किए थे, ठीक है। वहीं आर्गन का खोज रैमजे ने। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय है। तो अगर क्वेश्चन पूछते कि हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सा मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन सबसे अधिक मिलता है, और आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु कर्मी प्रक्रियाओं, धातुओं या मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब में भरने में किया जाता है। तो नियॉन की तरह ही आर्गन को भी बिजली के बल्ब में उपयोग होता है, और धातुओं का वेल्डिंग वगैरह करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और सबसे ज़्यादा आर्गन ही मौजूद है हमारे वायुमंडल में। पर जितना ज़्यादा है मौजूद ना, उतना उपयोग नहीं। जैसे हीलियम का बहुत उपयोग था, इसका कहीं कहीं उपयोग है, लेकिन इसकी मात्रा जो वायुमंडल में है वो सबसे ज़्यादा है अक्रिय गैसों के मामले में। ऐसे नहीं सबसे ज़्यादा है, ऐसे तो। और नोट है यहाँ पे कि वायुमंडल में लगभग 1% आर्गन देखने को मिलती है, 0.93%। तो 0.93% आर्गन है, 1% जो कि अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा है, और इसकी खोज रैमजे ने किए थे।
क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन इसका प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने में व फोटोग्राफी में किया जाता है। क्रिप्टॉन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, इसके अलावा बिजली का बल्ब बनाने में किया जाता है। इसे लेजर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो क्रिप्टॉन का प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने के अलावा फोटोग्राफी में होता है और लेजर में भी किया जाता है। जेनॉन है नेक्स्ट। तो जेनॉन यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। जेनॉन सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन, स्ट्रेंजर गैस जेनॉन, ठीक। यह जल में घुलनशील होता है। तो अक्रिय गैस, वह अक्रिय गैस जो जल में घुलनशील है वो है जेनॉन। जेनॉन जल में घुलनशील, जेनॉन इसी के नाम पे देखिए, जेनॉन जल में घुलनशील। जेनॉन जल में घुल जाता है और उसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ठीक। रेडॉन है लास्ट। तो रेडॉन को छोड़कर के अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। यह रेडॉन जो होती है, रेडॉन नाम पे ही है, रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर का इलाज करने में रेडॉन का उपयोग होता है और यह वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस हो गया। अब है धातुएं, अधातुएं तथा उनके यौगिकों का उपयोग। धातुएं, अधातुएं और यौगिक। तो सबसे पहला है फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट है फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड का उपयोग क्या है? हरा कांच बनाने में और फेरस लवणों में। फेरस ऑक्साइड का उपयोग है हरा कांच बनाने में और फेरस लवण के निर्माण में। फेरस ऑक्साइड, हरा कांच, फेरस लवण। फेरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है Fe3O4। फेरिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र है Fe3O4। इसका उपयोग जेवरात को पॉलिश करने में और फेरिक के लवण बनाने में, ठीक। जेवरात पॉलिश और फेरिक लवण। नेक्स्ट है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप होता है। FeOH का होल थ्राइस हो जाएगा और इसका उपयोग होता है दवा बनाने में और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है प्रतिकारक में और दवा बनाने में। 4 है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट FeSO4, उसके साथ 7 अणु वाटर का आता है 7H2O। इसका उपयोग किया जाता है रंग उद्योग में, मोहर का लवण बनाने में और स्याही बनाने में। तो फेरस सल्फेट का उपयोग होता है रंग बनाने में, मोहर का लवण बनाने में और स्याही बनाने में किया जाता है। 5 है आयोडीन। तो आयोडीन का प्रयोग होता है कीटाणुनाशक, औषधीय निर्माण, टिंचर आयोडीन और रंग उद्योग। कीटाणुनाशक, औषधीय उत्पादन, टिंचर आयोडीन और रंग उद्योग में। 6 है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का भी उपयोग रंग में, टिंचर गैस में और प्रतिकारक औषधि। तो ब्रोमीन का उपयोग टिंचर गैस बनाने में होता है। यहाँ पे बस ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रोमीन का उपयोग टिंचर गैस बनाने में किया जाता है और आयोडीन का भी उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। 7 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होती है क्लोरीन बनाने में, क्योंकि HCl में यहाँ पे क्लोरीन है तो इससे क्लोरीन निकाल के क्लोरीन बनाया जाता है। अम्ल राज बनाने में, अम्ल राज जिसमें HCl भी रहता है और HNO3 भी रहता है, कलर बनाने में और क्लोराइड के लवण बनाने में होता है। 8 है क्लोरीन। तो क्लोरीन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में, क्योंकि यहाँ पे Cl है। मस्टर्ड गैस बनाने में क्लोरीन का उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और कपड़ों और कागज को विरंजित या कलरफुल करने में। तो क्लोरीन का उपयोग जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करना है, मस्टर्ड गैस और ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर और मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। 9 है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है, रंग उत्पादन में होता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में।
पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में H2SO4 का उपयोग होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग होता है सल्फाइड के निर्माण में, लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका रासायनिक सूत्र है H2S, तो हम लोग को यह वाला ज़्यादा याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके उपयोग, उतना से क्वेश्चन भी नहीं बनते, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सल्फर का उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, रबड़ वल्केनाइज करने के रूप में, बारूद बनाने में और औषधि निर्माण में। कीटाणुनाशक, बारूद, औषधि, रबड़ वल्केनाइजेशन। तो सल्फर का इम्पोर्टेंट जो हो जाती है सेक्शन वो है कि सल्फर का उपयोग बारूद में होता है, इसके अलावा रबड़ वल्केनाइज में होता है। रबड़ वल्केनाइज करने और बारूद बनाने में सल्फर का उपयोग होता है। अमोनिया का उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में और रेयान में। तो अमोनिया का उपयोग इम्पोर्टेंट है आइस फैक्ट्री में और रेयान बनाने में। रेयान बनाने में अमोनिया और आइस फैक्ट्री में अमोनिया। आइस फैक्ट्री अमोनिया, रेयान अमोनिया, ठीक। आइस फैक्ट्री अमोनिया, रेयान अमोनिया। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। इसका उपयोग मात्र शल्य चिकित्सा में किया जाता है। इसलिए होता है क्योंकि N2O से मिला करके निश्चेतक मेडिसिन भी बनते हैं या फिर इंजेक्शन बनते हैं जिससे बेहोशी किया जा सके। तो शल्य चिकित्सा में बेहोश करने की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना बेहोश किए ऑपरेशन नहीं होता है, तो उसमें N2O नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग होता है। 15 है फास्फोरस। तो फास्फोरस का उपयोग लाल, जो फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं ना, लाल, पीला और सफ़ेद। तो लाल फास्फोरस का उपयोग होता है दिया सलाई में। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में होता है। जो तीली होती है ना, माचिस की तीली, उसके आगे जो लगा हुआ रहता है जिससे जलन होती है, तो वो लाल फास्फोरस ही होता है। तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। सेकेंड है श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस का उपयोग होता है चूहा मारने में। श्वेत फास्फोरस चूहा मारने में, लाल फास्फोरस दिया सलाई। वहीं श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में भी उपयोग होता है और फास्फोरस का उपयोग ब्रांज या कांसा बनाने में भी होता है। तो मेन यही 2 है, लाल फास्फोरस दिया सलाई, श्वेत फास्फोरस चूहा मारना, ठीक। 16 पॉइंट है प्रोड्यूसर गैस CO+N2। तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र जो है, आणविक फार्मूला है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके साथ N2 नाइट्रोजन लगा देने पर प्रोड्यूसर गैस बन जाता है। इस प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाता है भट्ठी को गर्म करने में, सस्ता ईंधन के रूप में और धातु निष्कर्षण में। भट्ठी गर्म करने में, सस्ता ईंधन और धातु निष्कर्षण में। 17 है वाटर गैस। तो वाटर गैस में H2O होता है, तो यहाँ से H2 उठा लिया गया और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहेगा ही। तो वाटर गैस में होता ही है CO+H2 इसका आणविक फार्मूला। इसका उपयोग होती है वेल्डिंग के कार्य में। वाटर गैस वेल्डिंग में होता है और ईंधन के रूप में होता है। 18 है कोल गैस। तो कोल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसके अलावा निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में कोल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है और निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में भी किया जाता है। 19 नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग होता है सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में और हार्ड स्टील के निर्माण में। CO2 का उपयोग होता है सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में और हार्ड स्टील के निर्माण में। सोडा वाटर, आग बुझाना और हार्ड स्टील, ठीक। सोडा वाटर जो वही वाइन में लोग मिला के पीते हैं, और आग बुझाने में तो पता ही है क्योंकि ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन को कट करेगा CO2 ही, तो आग लग जाती है वहाँ पे। ऑक्सीजन को ख़त्म करने के लिए CO2 उपयोग होता है और स्टील का हार्ड इस्तेमाल में भी होता है, ठीक है। 20 है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO का उपयोग होता है COCl2 बनाने में। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग COCl2 बनाने में होता है। 21 है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड जिसमें कि विद्युत अपघटन होती है, जिसके माध्यम से अयस्क या धातुओं का निष्कर्षण होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। सेकेंड है स्टोव की रंगाई करने में। स्टोव जो कि केरोसिन तेल पे चलता है, इसके रंगाई करने में भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। तीसरा है लोहा का बने पदार्थ पर पॉलिश करने में। तो ग्रेफाइट से लोहे के पदार्थ पे
पॉलिश भी की जाती है ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। 22 है हीरा। तो हीरा का उपयोग सभी को पता है आभूषण में, और इसके अलावा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत होता है तो हीरा का उपयोग कांच को काटने में भी करते हैं। और एक होती है काला हीरा, जिसका उपयोग करते हैं ना उसको ब्यूफोर्ट कहते हैं। काला हीरो को क्या कहेंगे? ब्यूफोर्ट। ठीक है, ब्यूफोर्ट कहते हैं काला हीरा को, जिसका उपयोग कांच काटने में होता है। 23 है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का आणविक सूत्र है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ पे थ्राइस इसलिए है ना कि एल्यूमिनियम को 3 होती है ना संयोजकता, तो यहाँ पे 3 संयोजकता होती है इसलिए इधर 3 आ जाता है। Al2SO4 का होल थ्राइस, और SO4 की 2 होती है तो इधर आ जाएगी 2, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, और इंटू 18H2, पानी का भी 18 गो कण यहाँ पे इसके साथ रहेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग होती है कागज में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में और अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग कपड़ा बनाने में होता है इसलिए अग्निरोधक कपड़ा बनाने में भी एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग होती है। इसके अलावा आग बुझाने में CO2 जैसा एल्यूमिनियम सल्फेट भी आग बुझाने का कार्य करता है और इससे कपड़े भी बनते हैं, तो कपड़े अग्निरोधक बनाए जाते हैं। 24 नंबर है अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCO3। तो AlCO3 अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग होता है पेट्रोलियम के भंजन में, पेट्रोलियम का भंजन में। ठीक, 25 है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर पोटास एलम KAlSO4 का होल ट्वाइस। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम जिसको कहते हैं उसका आणविक सूत्र है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम के एल्यूमिनियम का Al और SO4 का होल ट्वाइस हो जाता है, और इसके साथ में 12 अणु पानी के भी होते हैं। तो KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O मिल के बनता है पोटासियम। इसका उपयोग होता है जल का शुद्ध करने में, चमड़ा का उद्योग में, कपड़ों की रंगाई करने में, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में, रक्तस्राव को रोकने में भी प्रयोग होता है। हजामत के दौरान अगर कट जाता है, हजामत आप लोग को पता होगा क्या होती है, तो उस दौरान अगर थोड़ा बहुत ब्लेड से कट जाती है ना तो उसको रोकने के लिए भी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटासियम का प्रयोग किया जाता है। और 6 है डेडोरेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। 26 से फिटकरी। तो पोटासियम को ही हम साधारण तौर पे फिटकरी के नाम से जानते हैं, और फिटकरी का तो हम लोग को पता ही है हजामत के दौरान उपयोग होता है, रक्तस्राव को रोकने में भी इसका उपयोग होता है। तो चूंकि उसी का साधारण नाम फिटकरी है तो यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण होता है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है और इसका रासायनिक सूत्र होता है, उसका मतलब कि डबल हो गया। देखिए यहाँ पर KAlSO4 था तो यहाँ पर सब डबल हो गया, K2 हो गया, SO4 हो गया, यहाँ भी SO4, यहाँ पे 2 SO4 हो गया, और एल्यूमिनियम भी 2 हो गया, Al2 हो गया। यहाँ पे SO4 का होल थ्राइस इंटू यहाँ पे 12 वाटर था तो यहाँ पे 24 वाटर का अणु हो गया। तो फिटकरी भी पोटासियम ही है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ही है, परंतु उसका डबल है। ठीक है, और इसीलिए इसे पोटासियम की जगह पे पोटास फिटकरी भी कहा जाता है। फिटकरी के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो फिटकरी के गुण में है यह भी है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह पिघल जाता है, 90 डिग्री पर यह पिघल जाता है। इसके आगे इसे यदि 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसका क्रिस्टल जल जो होता है वह निकल जाता है और यह एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जिसे बर्न्ट एलम कहते हैं। बर्न्ट मीन्स जलना, तो जलाने के बाद 200 डिग्री तापमान दे रहे हैं तो उसको जला ही रहे ना, तो जलाने के बाद जितना भी उसमें वाटर के अवयव हैं या रवाकरण है, वाटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं। तो जलने के बाद बर्न्ट एलम या जला हुआ एलम बचता है तो उसको ही बर्न्ट एलम कहते हैं। बर्न्ट एलम को फिटकरी के फूल के नाम से जाना जाता है। जब फिटकरी एकदम शुद्ध हो जाता है उसको क्रिस्टल और एकदम ठोस के रूप में बना दिया जाता है, उसको 200 तापमान तक गर्म करके, तो उसको फिटकरी का फूल कहा जाता है। फिटकरी का उपयोग क्या है? तो फिटकरी का उपयोग होती है रक्त बहाव को रोकने में,
दूसरा है जीवाणुनाशक एवं प्रतिरोधी के रूप में, तो जीवाणुओं को भी भगाता है, इसके अलावा रक्त बहाव को भी यह रोकता है। जल का शुद्धिकरण करने में भी होता है इसका उपयोग। इसके अलावा चमड़ा में होता है, कागज का उद्योग बनाने में, चिकना करने के लिए कागज उद्योग को फिटकरी का उपयोग करता है। कपड़ों के रंगाई एवं छपाई में रंग बंधक के रूप में भी फिटकरी का उपयोग होता है। नोट है कि फिटकरी एलम, जिसको एलम इंग्लिश में और हिंदी में फिटकरी, इसको बनाने के लिए बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल के इसको बनाया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट ही होता है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम SO4, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, तो बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का यस्क है उसके साथ H2SO4 रहेगा, तो इससे सल्फेट मिलके बना दिया जाता है फिटकरी। तो बॉक्साइट Al2O3 और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 दोनों मिलके बॉक्साइट Al2O3 होता है। 27 है मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2। मर्क्यूरी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है HgCl2। तो मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 का उपयोग होता है कैलोमल बनाने में। दूसरा है कीटनाशक के रूप में, तो कैलामल बनाने में मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग होता है। इसके अलावा कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। 28 है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग होती है मलहम बनाने में। सेकेंड है जहर के रूप में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग होता है मलहम बनाने में और जहर के रूप में इसका उपयोग होता है। जहर, देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड से जहर बनता है और मलहम भी बनता है। जिससे जहर बन रहा है उससे इलाज भी हो रहा है, मतलब क्या कम्बिनेशन, नहीं, जहर भी बन रहा है, लोग मर भी सकते हैं इससे, और इससे मलहम बना के इलाज कर लीजिए। मतलब वो अपने पे डिपेंड करता है कि उसका किस प्रकार से लोग उपयोग करते हैं। 29 है मरकरी। तो मरकरी का उपयोग होती है थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में और अमलगम बनाने में होती है। तो अमलगम बनाने में भी पारा का उपयोग होता है। इसके अलावा सिंदूर बनाने में भी होती है और थर्मामीटर में, सिंदूर में भी मरकरी, थर्मामीटर में भी मरकरी और अमलगम में भी मरकरी का उपयोग होता है। 30 है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक Zn और सल्फाइड S। तो ZnS का उपयोग होता है श्वेत पिगमेंट के रूप में। श्वेत मतलब इसका कलर वाइट हो जाता है, तो इसका उपयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। 31 है जिंक सल्फेट या उजला होता। तो जिंक सल्फेट को उजला होता भी कहा जाता है, क्योंकि जिंक रहेगा तो वहाँ पे वाइट कलर देगा। जिंक जहाँ रहेगा वहाँ पे वाइट कलर देगा, चाहे जिंक सल्फाइड के साथ हो। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट या उजला होता है। जिंक SO4 × 7 H2O के अणु होते हैं, ठीक है, 7 अणु वाटर के होते हैं, मिलके जिंक सल्फेट बनाते हैं, इसको उजला थोथा कहते हैं। इसका उपयोग होता है लिथेपोन के निर्माण में, आँखों के लिए लोशन बनाने में। अगर आँख के लिए, आँख बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, इसके लिए कोई भी मतलब कि मेडिसिन या फिर लोशन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसके लिए भी जिंक सल्फेट या उजला थोथा का उपयोग होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तीसरा है कैलिको, छपाई करने में होता है, चमड़ा का उद्योग में होता है और कवकनाशी के रूप में भी जिंक सल्फेट का उपयोग या उजला थोथा को देखने को मिलता है। 32 नंबर है जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का उपयोग किसमें होती है? जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, तांबा और कांच की सतह को जोड़ने के लिए। 33 है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम में और पोर्सिलीन के चमक लाने में, ग्लेज, पोर्सिलीन में अगर चमक लाना है तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक, पोर्सिलीन का चमक लाने में। जिंक का उपयोग होता है बैटरी में और हाइड्रोजन बनाने में। हाइड्रोजन बनाने में भी जिंक का उपयोग होता है, इसके अलावा बैटरी में भी होता है। 35 है कैल्शियम कार्बाइड। वही कैल्शियम कार्बाइड है जो कि एसिटिलीन निर्माण में इम्पोर्टेंट होता है, जैसे फलों को पकाने में कार्य करता है। तो यह फलों को पकाने की में भी कार्य आता है कैल्शियम कार्बाइड। CaCO2, कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। 36 है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में। फर्स्ट है कीटाणुनाशक के रूप में, सेकेंड है कागज तथा कपड़ों के विरंजन में। तो कागज और कपड़ों के विरंजन में भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। थर्ड है रासायनिक उद्योगों में उपचाय के रूप में इसका होता है। कीटाणुनाशक का उपयोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग उपचाय के रूप में भी होता है, रासायनिक उद्योग में उपचाय के रूप में होता है, और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी देखने को मिलता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजारकर तैयार किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना CaO जो होता है उस पर अगर क्लोरीन गुजारा जाए तो मिल करके बना देते हैं CaO प्लस, इस पे क्लोरीन गुजारेंगे Cl तो मिलके ब्लीचिंग पाउडर क्या बनाएगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बना देगा। ठीक है। तो पूछा हुआ चुना पे क्लोरीन गुजार के बनता है। 37 है कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4। और यहाँ पे वाटर के अणु जो है ना उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 का होल ट्वाइस रहेगा इंटू H2O रहता है। ठीक है। या फिर CaSO4 करके यहाँ पे अगर 2 इधर अणु नहीं रहेगा तो इधर वाटर का हो जाएगा हाफ अणु। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O मिलके क्या बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बनाता है। और जिप्सम में कितना अणु होता है तो यहाँ पे देखिए जिप्सम में CaSO4 इंटू 2H2O होता है, वाटर के 2 अणु होते हैं। और जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम हाइड्रेट में वाटर के आधा अणु 1/2 अणु ही होते हैं, जबकि वहीं जिप्सम में कैल्शियम के 2 अणु हैं। देखिए सॉरी वाटर के 2 अणु हैं, हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो जिप्सम में वाटर के 2 अणु होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर के मात्र आधा अणु हाफ अणु ही होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में होती है, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में भी होती है, जो प्लास्टर होते हैं हाथ पर टूटने पर उसमें भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा छतों और दीवारों को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। 38 है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इसका उपयोग सभी को पता है चूना बनाने में होती है, टूथपेस्ट के दंत मंजन में भी होता है। इसके अलावा इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सीमेंट उद्योग में होती है, सीमेंट को बनाने में होती है। नोट है कि अंडे का आवरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वह मोती का भी मुख्य अवयव CaCO3 ही होता है, अर्थात ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो जो मोती हमें मिलती है नदियों में, सीपी में या समुद्रों में मिलती है, सीपी के अंदर, तो उसमें भी CaCO3 ही रहता है और अंडे का आवरण भी CaCO3 का ही बना होता है। नेक्स्ट 39 है कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 के साथ यहाँ पे 2 अणु पानी के हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा अणु ही पानी के थे। ठीक है। तो इसका स्वाद के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 अणु पानी के, इसमें से अगर हम 1.5 अणु पानी के 1.5 अणु पानी के निकाल लिया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट और सीमेंट उद्योग में और स्वाद के रूप में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। 40 है कैल्शियम। तो कैल्शियम का उपयोग क्या होती है, तो सबसे पहला कैल्शियम का उपयोग अकारक के रूप में होता है। दूसरा है पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में। तो पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में भी कैल्शियम का उपयोग होता है। इसके अलावा अकारक के रूप में भी होता है। 41 है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इंटू 6 अणु वाटर के। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू 6 अणु वाटर के, इसका उपयोग होता है रुई की सजावट में, रुई की सजावट में होता है। सेकेंड है सोरेल सीमेंट के रूप में व्यवहृत होता है। सोरेल सीमेंट के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे करते हैं समाप्त। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मिश्र धातु पढ़ेंगे और इसका जो छोटा हुआ है थोड़ा बहुत जो उपयोग है 41 42 से उसको पढ़ेंगे। और कोई सुझाव है आप लोग के पास, आप लोग कमेंट करने में ज़रूर बताएं। और फिर